हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेशन नंबर 2 है साइंस का, जिसमें आपको पता होगा फर्स्ट सेशन जो हम लोगों ने किया था एसिड बेस और सॉल्ट को कंप्लीट किया था, अम्ल क्षार व लवण को कंप्लीट किया था। उसमें हमने पूरा थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर लिया इस चैप्टर से रिलेटेड। आज हम लोग उसका कुछ पीस यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए ज़रूर से इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस के या फिर नोट्स के जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाए। ओके, और आप सभी को बताइए साइंस का एक टेस्ट आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया था, 150 नंबर का ये टेस्ट था। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लगाया है ज़रूर से इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर लीजिएगा। 2.5 घंटे का ये टेस्ट रहेगा, 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है ताकि आपके जो गलती होने के चांसेस होते हैं, आप जानते हुए भी क्वेश्चन के आंसर गलत कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके चांसेस भी यहाँ पर कम हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ज़रूर से एक बार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आंसर करिए। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ यहाँ पर बनता है। देखो ये चीज़ तो हमें पता है ना, जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें बहुत सारी इक्वेशंस भी हमने कंप्लीट करी थी, राइट। तो हमने ये वाली चीज़ करी थी कि शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है, अगर इस पर हम लोग क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते तो कौन सा पदार्थ यहाँ पर मिलता है ना। तो आप इसको कंप्लीट करके देखिए क्या आंसर होगा। विरंजक चूर्ण मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलेगा, या फिर जल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, CaOH ट्वाइस ये होता है। ठीक है, अब इस पर हमको क्या करवानी, क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवानी है। आपको प्राप्त क्या होगा, ठीक है, अब आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, CaOCl2 निकल जाएगा और अलग से पानी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करा है, शुष्क बुझा हुआ चूना की क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाइए, हमें मिला है CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है ना। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2 होता है, ये हमें मिला नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, हमें तो H2O मिला है। जल है ना, H2O होता है। ठीक है, तो हमें पदार्थ कौन सा मिला है, ये तो पानी रिलीज हो गया, हमें पदार्थ कौन सा मिला है, हमें मिला है विरंजक चूर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा पदार्थ मिला है, विरंजक चूर्ण मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है। स्टार्टिंग के जो हमने कल स्लाइड पढ़ी थी उसमें लिटमस के बारे में ही देखा था, लिटमस पेपर होता है ना। लिटमस रंजक जो होता है बैंगनी कलर का होता है जो निकाला जाता है। बेसिकली लिटमस कहाँ से निकलता है, लाइकेन से निकलता है ना। तो यही यहाँ से ही आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलिए इसको पढ़िए और आंसर करिए। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को हमें मृदु बनाना है, जैसे हमने नहीं देखा था कि कपड़े धोने का या धावन सोडा जो होता है, सोडा एच जिसको बोला जाता है, वो काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, तो उसको मृदु बनाने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, NaCl का, Na2CO3 का, NaOH का, या फिर NaHCO3 का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, Na2CO3 का किया जाता है, ये हमने देखा था, है ना। और जल के कितने अणुओं का प्रयोग किया जाता है, तो 10 अणुओं का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं 10H2O जो है इसका धावन सोडे का फॉर्मूला होता है ना, या सोडा ऐश इसको बोल लीजिए, या धोने का सोडा बोल लीजिए, सभी एक ही नाम है। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जल के कितने अणु प्रयोग किए जाते हैं, तो 10 अणुओं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, यानी जल के 10 अणु। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, विजातीय दैट मीन्स कौन इन 3 से भिन्न होगा, एक डिफरेंट होगा। कौन होगा, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक डिफरेंट होगा, 3 सिमिलर होंगे। देखो चूना पत्थर CaCO3 मतलब इसी कैल्शियम क्लोराइड का ही एक तत्व है। खड़िया जो आप बोलते हैं वो भी इसी का तत्व है। संगमरमर सफ़ेद पदार्थ इसी का तत्व है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपने देखा होगा कि ये हमने जो देखा था, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग जैसे कि किसी की भी हड्डियाँ वगैरह टूट गई है
तो उसको वापस से सही प्लेस पर लाने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि पट्टा चढ़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम और सल्फर दोनों का मिक्सचर होता है। बाकी ये तीनों के तीनों एलिमेंट में क्या होता है, केवल कैल्शियम पाया जाता है, राइट। तो डिफरेंट कौन हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी यहाँ पर आपका डिफरेंट हो गया, और यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा सामान क्षारीय विलयन का मान देता है। मतलब आपको सिर्फ इतना बताना है कि पीएच वैल्यू जो है क्षार होगी, बेस होगी। तो क्षार आपको पता है 7 से ऊपर जो जाएगा वो क्या होगा, क्षार होगा। 7 से नीचे जो जाएगा वो क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। जो 7 होगा वो उदासीन होगा। तो ये 7 है, मतलब ये उदासीन हो गया। ठीक है, ये एसिडिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। तो बेस कहाँ पर मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 दे रखा है, इसने किसी स्पेसिफिक की वैल्यू तो पूछी नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसने सिर्फ ये पूछा है कि क्षारक विलयन का मान कितना होता है इन सब में से। तो 13 हो सकता है, एक संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, लगभग, किसी की भी एक्यूरेट नहीं होती, हम लोग एक लगभग वैल्यू निकाल सकते हैं, एक अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 11, 12, 13 या 14। तो लगभग 14 होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 14 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। बस आपको फॉर्मूला दिया गया, याद करो लास्ट साइड में हमने जो लास्ट स्लाइड देखी थी उसमें हमने क्रिस्टलीकरण के अणु देखे थे, जल के क्रिस्टलीकरण के अणु कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी बस वही आपको आंसर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। Na2CO3 जल के 5 अणु होंगे, वही आपके धोने के सोडे के बारे में ही बात हो रही है। Na2CO3 जल के 10 अणु होंगे, और यही करेक्ट है क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग अभी यही कंप्लीट करके आए हैं। Na2CO3 और जल के कितने अणु होना चाहिए, 10 अणु होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो इस चैप्टर से लगभग 150 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। आज हम लोग 50 के समथिंग ट्राई करेंगे कि 50 के लगभग क्वेश्चन कर लें। बाकी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो एक बार से आप वेबसाइट को ज़रूर से विज़िट कर लिएगा, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में ही डाल दूँगी ताकि ईजीली आपको मिल जाए। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसका विविध रूप है। अभी आपने किया था ओड वन आउट वाला, विजातीय कौन है, तो उसमें हमने क्या करा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अलग निकाल दिया था क्योंकि उसमें कैल्शियम तो था प्लस सल्फर भी था, इसीलिए हमने उसको बाहर कर दिया था, है ना। तो ये सारे के सारे किसके रूप होंगे, कैल्शियम के रूप होंगे। ये क्या लिखा हुआ है, NaHCO3 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, NaOH लिखा हुआ है। ये है CaOH ट्वाइस, और ये क्या लिखा हुआ है, CaCO3 लिखा हुआ है। क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, CaCO3। ठीक है, सब इसी से बनने वाले तत्व हैं ये, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जठर रस जो होता है ना, जो हमारे शरीर में होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि जठर रस कैसा होता है, एसिडिक होता है। हमने देखा था 1.2 इसकी वैल्यू होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये एसिडिक होता है ना। तो 1.2 इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये तो उदासीन है, ये तो पता चल गया, और ये दोनों के दोनों क्या है, क्षारीय है। और हमें पता है कि जब शरीर में बहुत ही ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोगों को क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। पढ़ा था कल इसके बारे में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, मतलब क्या दिया जाता है, क्षार दिया जाता है। तो जठर रस एसिडिक होगा तभी तो हमें क्षार दिया जाता है, राइट। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, 1.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको आप दूधिया भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 7, CuSO4 5, CuSO4 4, CuSO4 7H2O। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए इसका। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, ये यूजुअली आपने देखा होगा तो बहुत सारे पौधों को जैसे कि स्पेसिफिक कोई फ्रूट वाला हो गया, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इसके जो भी प्लांट होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, तो उसको यहाँ पर नीचे से इसको इस तरीके से पोत दिया जाता है ना, ताकि ज़मीन में, मिट्टी में जितने भी कीड़े होते हैं वो फ्रूट को ना लग पाए। तो यूजुअली एक बेसिक इसका जो उपयोग है वो ये भी होता है कि कीड़ों को फ्रूट से बचाने के लिए, फ्रूट को कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर क्या रंग परिवर्तन आएगा। आपने देखा था मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, सूचक होता है, मानव निर्मित सूचक होता है या संश्लेषित, इसको हम लोग बोल सकते हैं। कल के ही सेशन में हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था, मिथाइल ऑरेंज हो गया है ना, या फिर फिनोप्थिलीन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं। ओके, तो अभी आपको क्या बोला गया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर क्या बोला है इसने, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में यदि मिथाइल ऑरेंज को मिला दिया जाए तो क्या रंग आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सूचक क्या है, ये सूचक कैसे कार्य करता है। अगर इस मिथाइल ऑरेंज को, अभी इसको हम लोग शॉर्ट में MO लिख रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज को यदि मैं क्रिया करवाऊँ, अगर हम लोग देखें कि अगर ये एसिड के साथ होगा, है ना, तो अगर ये एसिड के साथ होता है तो कैसा कलर देता है, एसिड के साथ ये लाल कलर देता है। लेकिन ये मिथाइल ऑरेंज जब किसी बेस के साथ क्रिया करता है, किसी क्षार के साथ क्रिया करता है, तो कैसा कलर देता है, येलो कलर यहाँ पर देता है। ठीक है, तो अगर इसको आप सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है तो कलर कैसा देगा, पीला कलर देगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति के साथ मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है, पीला कलर देता है। अगर कोई एसिडिक होता लाइक HCl होता, उसकी क्रिया मिथाइल ऑरेंज से करवाते तो कैसा कलर आ जाता, रेड कलर यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का ही आप ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, आंसर करो। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हम सभी को पता है, क्या होना चाहिए चीनी का रासायनिक सूत्र, यहाँ पर C12H22O11, ऑप्शन नंबर C, ये होता है आपका चीनी का रासायनिक सूत्र। चलिए 13 को देखेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होते हैं, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो एनोड रोड पर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पढ़ा था एसिड बेस और सॉल्ट में किस तरीके से विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, वही वाले क्वेश्चन है जो कल आपने पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म यहाँ पर होगा, NH4OH, KOH, FeOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस। तो प्रबल भस्म जो होगा वो होगा KOH। पोटेशियम जो होता है प्रबल भस्म की कैटेगरी में आता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगर इसका थोड़ा सा थ्योरी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्षारीय धातुएं जो होती है या फिर क्षारीय मृदा धातुएं जो होती है वो यूजुअली प्रकृति में कैसी होती है, प्रबल क्षार होती है ना। अब अगर इस कैटेगरी को देखें, इस ब्लॉक के तत्वों को देखें तो उसमें केवल पोटेशियम हम लोगों को दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल भस्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्रबल भस्म देखना चाहें कि प्रबल भस्म होता क्या है, तो ये जो प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा आयनित तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल भस्म होते हैं। और यदि हम लोग बात करें दुर्बल भस्म की, दो कैटेगरी होती है, जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं वो दुर्बल भस्म होते हैं, और जो प्रबल आयनित होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल भस्म यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रबल भस्म क्या हो गया, KOH हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। 15, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, उदासीन का कितना हो जाएगा 7 से बिलो होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, जो जल में इजीली घुल जाता है वो क्या है, जल्दी से आयनित हो जाता है, क्षार कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 17 को देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा। याद करो कल के सेशन में सबसे लास्ट पॉइंट जो प्रकृति में उपयोग का हमने पढ़ा था, क्लोरोक्षार प्रोसेस को पढ़ा था। तो क्या ये वही प्रोसेस है क्या, क्लोरोक्षार वाली। इसने क्या बोला, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड NaCl बिल्कुल बोल सकते हैं कि जलीय विलयन में, है ना, मतलब इसका जलीय विलयन, जल के दो अणुओं के साथ इसकी क्रिया करवा दो, हाइड्रोक्साइड से क्रिया या विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले तो क्या क्या तत्व बनेंगे, NaOH, इसके दो अणु मिल जाएंगे, 2NaOH, Cl2 क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और हाइड्रोजन हमको मिल जाएगा। तो क्लोरीन की वजह से और क्षारीय तत्व इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन हो गई।
ठीक है, कल जो ही पढ़ाया था वही सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक रिविज़न भी आप लोगों का हो जाएगा साथ के साथ। चलो 18th नंबर के क्वेश्चन को देखो। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? कल ही पढ़ा था, दूध दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 19th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नांकित में से कौन एसिड यहाँ पर नहीं है? निम्न में से कौन सा अम्ल यहाँ पर नहीं है? HCl, HNO3, H2SO4, KOH। अभी आपने देखा था प्रबल भस्म वाला, प्रबल क्षार है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कौन लवण है यहाँ पर? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। कौन सा लवण यहाँ पर होगा? देखो HCl एसिड है, ठीक है, ये वाला आपका आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? K2SO4 दिख रहा है, ये क्या है? एक प्रकार का लवण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 21 को देखिएगा। कौन सा भस्म यहाँ पर नहीं है? देखो लवण है, वो भस्म नहीं हो सकता है, NaCl आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बस आपको 3 कैटेगरी पता होनी चाहिए, कौन एसिड होता है, कौन बेस होता है और कौन यहाँ पर सॉल्ट लवण रहेगा। बस उसी से आप क्या कर सकते हैं? सारे आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। नींबू का pH मान कितना होता है? मुझे पता है कि नींबू होता है एसिडिक, ज़्यादा कुछ नहीं, तो सिर्फ इतना मुझे पता है। ठीक है, ये क्षार है, ये क्षार है, ये क्षार है। क्या बचा? 2.2 बचा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, वो कौन है? मतलब अम्ल में प्रेजेंट क्या पाया जाता है? आपने इक्वेशन देखी थी, जब अम्ल की बात करी थी तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी 4, उसमें से हमने देखा था हमेशा H+ आयन देता है ना, इसके पास रहता है। तो ये रहा आपका आंसर। अगर इक्वेशन के थ्रू देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। ठीक है, HCl के 2 अणुओं की यदि हम लोग जिंक से क्रिया करवाते, यही इक्वेशन देखी थी हमने, तो हमें क्या मिलेगा? ZnCl2 मिलेगा और क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो इसने क्या बोला? एक परमाणु अवश्य रहेगा। कौन सा रहेगा? H रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, और अगर इसी को बेस्ट फॉर्म में पूछे तो आपका O आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। चलिए आगे बात करते हैं 24। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैटिक से ही क्वेश्चन है कि इमली में, नींबू में, किस में क्या पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? आपने कल पढ़ा था इसके बारे में कि मधुमक्खी का डंक लग जाने पर उस पर क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। चलिए 26 को देखिएगा। NaOH के विलयन में इसके साथ धातु जिंक की क्रिया करवाने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? NaOH ही क्या बोला इन्होंने? जिंक के साथ क्या करवा दीजिए? क्रिया करवा दीजिए। ठीक है, तो इसके कितने अणु? अभी जस्ट इक्वेशन करी, NaOH के 2 हम लोग ले लेते हैं ताकि इक्वेशन आसान हो जाएगी। क्या बन जाएगा? Na2, इसके 2 अणु हो गए, है ना, जिंक, और ये हो गया O2 के 2 अणु। और कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस उत्पन्न हुई है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। NaOH के 2 अणु लिए, जिंक के साथ धातु। कल हमने जो इक्वेशन देखी थी उसमें ऐसे किया था, अम्ल प्लस धातु, फिर आपको क्या मिलेगा? फिर क्षार प्लस धातु, आपको क्या मिलेगा? ऐसे करके हमने इक्वेशन करी थी। तो आज हमने ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है ना, कि एक इक्वेशन ही लेकर ले ली, कुछ एलिमेंट्स लेकर देख लिए। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 27। सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देगा? सार्वजनिक सूचक जो होते हैं जल में कैसा कलर देगा? अब आपको पता है शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। उदासीन होता है ना। तो जो सार्वजनिक सूचक होते हैं इसका एक इंडिकेटर होता है, बेसिकली एक कलर वाला इंडिकेटर होता है ना। इधर एसिडिक, इधर बेस, और बीच में जो है उदासीन। तो ये यहाँ पर होता है इसका सेंटर पर डार्क ग्रीन कलर, फिर इधर हल्का लाइट ग्रीन और इधर हल्का ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। इधर आप जाओगे तो रेड कलर दे देगा, फिर थोड़ा इधर कम एसिडिक होगा तो वो येलो कलर दे देगा, फिर इधर आप जाओगे तो ब्लू कलर देगा, फिर और आगे जाओगे तो डार्क बैंगनी, और इस तरीके से वो कलर देगा। तो ये पूरा एक इंडिकेटर्स होते हैं इसके। तो सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल उदासीन होता है, तो शुद्ध जल के लिए कौन सा कलर यहाँ पर देगा? ग्रीन कलर देगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 को देखिए। अम्लीय वर्षा के लिए pH वैल्यू कितनी होती है? अम्लीय वर्षा एसिडिक है, और आपको पता है एसिडिक से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5.6, इससे कम।
है ना। अगर इससे कम होती है तो वो एसिडिक रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जो कि जीवों के लिए और सभी के लिए हानिकारक होती है। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 29 को देखिए, आंसर करिए। कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है? कल हमने एक इक्वेशन देखी थी, दोनों की क्रिया किससे करवाई थी? अम्ल और क्षार की जिंक से करवाई थी, मतलब ये दोनों के साथ क्रिया करती होगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। NaCl पर तनु H2SO4 को अभिक्रिया करवाने से कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होगी? क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 का? इसने क्या बोला है? NaCl की जो क्रिया है H2SO4 के साथ करवाई जाए तो कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होगी? बताओ फटाफट से, क्या रिलीज करवाएं? सबसे पहले तो बनाओ, कैसे इक्वेशन बनेगी? NaH बन जाएगा, ठीक है, NaHSO4 NaHSO4, ठीक है। अब और यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक H बचा है, Cl बचा है। आंसर क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए खट्टे खाद्य पदार्थों को कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है। जैसे कि नींबू का अचार वगैरह ऐसे कुछ बनाते हैं आप लोग, तो कभी भी तांबे के बर्तन में उनको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो दोनों रिएक्शन कर लेंगे और फिर वो मिलकर आपके पेट में रिएक्शन करेंगे। चलिए 32 को देखिए। धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? धातुओं के ऑक्साइड से, है ना, कौन सा एसिड यहाँ पर बनेगा या कौन सा यौगिक यहाँ पर बनता है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए? धातु लवण बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, धातु प्लस लवण, दो चीज़ें बनती है ना। चलिए 33 को देखिएगा। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनिल को याद कर लो। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मतलब ये कौन है? एसिड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया उदासीनीकरण, ये एसिड है, ये बेस है। अगर इसके बीच में क्रिया कराएंगे तो इसके बीच में क्या बचता है? टेबल में उदासीनीकरण बचता है। पूरी अगर हम लोग बात करें स्केल में तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो अम्ल और क्षार के बीच की प्रक्रिया कौन सी होती है? उदासीनीकरण की प्रोसेस होती है। क्लियर है? चलो 35 को देखो, आंसर करो। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, हमने 4 इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। हमने इसको इस तरीके से करा था कि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अम्ल स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो हमारा जो विलयन होगा या सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है। अगर दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो विलयन कैसा हो जाएगा? बेस वाला हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? क्षार है। तो अभी आपसे वही कंडीशन पूछी कि अब की बार क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? शुष्क HCl, HCl का अम्लीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस या अमोनिया का जलीय घोल। सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर कौन होगा? तो HCl का अम्लीय घोल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक होता है ना। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक होना मतलब कि जो 0 के पास होगा, 1.2, 2.2, जैसे कि जठर रस हमने देखा है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होगा? जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा? लैक्टिक, मेथेनोइक, साइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। करेक्ट आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में ये क्या देता है? H2SO4 बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं? जो जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ये वाली चीज़ हमने देखी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में ये क्या देता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय है?
सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, जो कि स्केल में 0 के पास होगा। 0 के पास मतलब जो जिसका pH वैल्यू 0 होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। और सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा, जिसकी वैल्यू 14 या उसके आसपास होगी, है ना। तो ये प्रबल क्षारीय, ये प्रबल अम्लीय, ये भी अम्लीय है और ये उदासीन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। आपने देखा था नेटल एक प्रकार का पौधा है, इसमें एक बाल टाइप होते हैं, है ना, डंक होते हैं बेसिकली वो। तो ये क्या करते हैं, जैसे किसी शरीर में चुभेंगे तो वहाँ पर जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं। तो अब से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और इसके पास ही एक डॉट का पौधा लगा हुआ होता है। अगर उसकी पत्तियों का आपने अपनी स्किन पर रगड़ लिया जहाँ पर ये डंक लगा है तो आपको आसानी होती है ना, मतलब जलन कम महसूस होती है। ठीक है, तो इसके पौधे के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था। कौन सा एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड इसमें पाया जाता है। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है। जब किसी अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस यहाँ पर बनती है। अभी आपने पढ़ा H2 गैस यहाँ पर रिलीज होती है और ज़रूरी है अम्ल में ये एक तत्व H का होता ही है। ओके, चलिए 43 को देखिए। मधुमक्खी के डंक मारने पर उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 को देखिएगा। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है, लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से ग्रुप का है, तो थैलोफाइटा ग्रुप का ये पौधा है या उस प्रजाति का पौधा है। क्षार के जल में घोलने पर कौन सा आयन यहाँ पर मुक्त होता है। जब भी क्षार को जल में घोला जाता है तो OH आयन जो है वो रिलीज होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 47 को देखिए। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो इस जल का pH मान घट जाएगा, क्योंकि एसिडिक है तो डेफिनेटली उसकी pH वैल्यू कम होगी और वो जल की pH वैल्यू को भी कम कर देगा। इससे जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 48 को देखिएगा। यस, हल्दी किस प्रकार का सूचक है। हल्दी प्राकृतिक, संश्लेषित मतलब कि मैनमेड, मानव निर्मित, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होती है, नेचुरल इंडिकेटर होती है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज जो हो गया, फिनोफ्थिलीन हो गया, ये सारे के सारे क्या संश्लेषित या मानव निर्मित इंडिकेटर्स हैं। अभी हल्दी का पूछा है, हल्दी के लिए ऑप्शन नंबर 1। 49 को देखिए। तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन यहाँ पर मुक्त होगा। क्या आंसर करेक्ट होगा 49 का, क्लोरीन आयन यहाँ पर रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 पर। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था वहीं पर एक इक्वेशन बनाई थी, CaOH ट्वाइस। इसकी आपने क्लोरीन से क्रिया करवाई थी और आपने रिलीज़ क्या करवाया था, विरंजक चूर्ण को रिलीज़ करवाया था और पानी। ठीक है, तो कौन सा तत्व आपको मिला था, CaOCl2 विरंजक चूर्ण मिला था। ये रहा आपका विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और कर लेते हैं। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो उदासीन की वैल्यू 7 होती है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। स्कोर क्या रहा आप ज़रूर से शेयर करिएगा। और बाकी सारे क्वेश्चन इसके अलावा जो है कुछ 100 क्वेश्चन और बचे होंगे, 150 थे, 100 और बचे होंगे, वो सारे के सारे आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, डायरेक्टली आप उस पेज पर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो वही वेबसाइट पर ही पूछ लीजिएगा। ओके, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।